हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 की 1 की क में स्वतंत्रता की बात की जाए, ध्यान देना इस बात को। कल की क्लास को रिकॉल करो आप। हम लोगों ने 3 बातें की थी। पहली चीज अभिव्यक्ति का रूप, दूसरी चीज अभिव्यक्ति का माध्यम, और तीसरी बात युक्ति। युक्त हम प्रतिबंध की बात करें। ध्यान देने इस बात को। इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। कल की क्लास को देखो आप। अभिव्यक्ति का जो रूप है उसमें अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के विचारों को जानने का अधिकार और चुप रहना भी अभिव्यक्ति का एक रूप है। अब देखो आप, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है और दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब विचार की स्वतंत्रता हो। मान लिया जाए वैचारिक स्वतंत्रता नहीं मिली है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक हो जाएगी। अब सोचो आप, तो अभिव्यक्ति तो हम तभी करेंगे जब चिंतन की स्वतंत्रता हो। मान लिया जाए वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है मेरे पास, तो हम व्यक्त क्या करेंगे? हम व्यक्त तो तब करेंगे जब मैं चिंतन करूं। इसलिए यह कहा जाता है कि वैचारिक स्वतंत्रता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक है। दूसरी चीज, मान लिया जाए ये उपलब्ध है और ये नहीं उपलब्ध है, तो प्रॉब्लम। ये उपलब्ध है और ये उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चिंतन की स्वतंत्रता यदि उपलब्ध है किंतु अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो क्या होगा? तो स्थिति ये हो जाएगी कि हमारी चिंतन की स्वतंत्रता भी निरर्थक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम चिंतन तभी करेंगे जब उसे व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो। अब एक चीज सोचो, अभिव्यक्ति के माध्यम में बात हो रही थी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की बात हो रही थी, धरना प्रदर्शन की बात हो रही थी, नुक्कड़ नाटक की बात हो रही थी, फिल्म की बात चल रही थी, पत्रिका की बात हम लोग कल कर चुके थे। ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। कल की क्लास ध्यान दे इस बात को। बात यह हुई थी कि अभिव्यक्ति का रूप ये है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं। लेकिन याद रखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मैं तो अपने विचारों को व्यक्त करता ही हूं, मैं दूसरों के विचारों को भी व्यक्त कर सकता हूं, परंतु मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। क्योंकि यदि बाध्य किया गया तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। क्योंकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अब ध्यान देना इस बात को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें या अभिव्यक्ति के रूप की बात करें हम लोग। अब दूसरी बात, चूंकि अभिव्यक्त करने का अधिकार मेरा है,
मैं स्वेच्छा से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूं, तो इसका अर्थ यह मुझे चुप रहने का अधिकार भी है। सरकार कानून बनाकर मुझे बाध्य नहीं कर सकती। यदि सरकार ने कानून बनाकर मुझे बाध्य किया तो एक दृष्टि से मेरी ये जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो खंडित हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभिव्यक्ति के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। अब ध्यान देना इस बात को, सबसे बड़ी चीज, मान लिया जाए हम राष्ट्रगान की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि आपका धर्म राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाने की अनुमति नहीं देता है तब चुप रह सकते हैं, अर्थात बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लिया कि मैं किसी महत्वपूर्ण पद पर हूं और मीडिया वाले मुझे दबाव दे रहे हैं कि कुछ बोलो, तो मीडिया बाध्य कर देती है। और जब मीडिया बाध्य करेगी तो स्वाभाविक है मेरी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह खंडित हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभिव्यक्ति के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज बात करें, मान लिया जाए आपको अभिव्यक्ति का अधिकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब आपका पेट भरा हो। जो व्यक्ति भूख से पीड़ित है उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान देने इस बात को, मान लिया जाए महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। यदि महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? लोगों की मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी, उसकी सोच रोटी तक सीमित हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। कहावत है, भूखे भजन ना होई गोपाला। अब एक चीज मान लिया जाए कि आतंक का डर पैदा कर दिया गया। यदि आतंक का डर पैदा कर दिया गया तो आपके अंदर डर पैदा होगा, और डर क्या करता है? आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। खुल करके अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हम सब अपने घरों में देखते हैं, घरों में पुरुषों के पास जो पावर है वो पावर महिलाओं को नहीं दिया गया है। यदि महिलाएं अपने विचारों को व्यक्त करती हैं तो पुरुष समाज महिलाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं देता है। इसका मतलब यह कि परिवार में पुरुष समाज महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, क्योंकि पुरुष ये मान लेता है कि महिलाओं के पास चिंतन की क्षमता कम है या उनके पास विवेक कम है। अब एक चीज सोचो, हमेशा ध्यान देने इस बात को। मान लिया जाए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, इसको समझो जरा। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, मान लिया जाओ पॉलिसी की बात करें, गवर्नमेंट की कोई राजकोषीय नीति है, और राजकोषीय नीति के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया? लोगों को फ्री में भोजन देना शुरू कर दिया, मुफ्त। हम भोजन की बात करें, यदि गवर्नमेंट ने मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर दी राजकोषीय नीति के तहत, फ्री में एमडीएम बात करें, फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, मुफ्त में सभी को राशन दिया जा रहा है। यदि ऐसा होगा तो लोगों का पेट भरेगा, लोगों का विकास होगा, और जब लोगों का विकास होगा तो लोग अपनी स्वतंत्रता का अधिकतम उपभोग करेंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है वो अभिव्यक्ति की सीमा निर्धारित करती है। यदि गवर्नमेंट ने राजकोषीय नीति के तहत जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी नीतियों का संचालन करती है, यदि लोक कल्याणकारी नीतियों का संचालन होगा तो स्वाभाविक है लोगों का विकास होगा, और जब लोगों का विकास होगा तो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अत्यधिक उपभोग करेंगे।
मान लिया जाए दो तरह के समाज है, जैसे एक समाज अमीर है और दूसरा समाज मान लो गरीब है। ध्यान देना, अमीर है, जो अमीर व्यक्ति है वह स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करता है। वह स्वतंत्रता का उपभोग क्यों करता है? वह स्वतंत्रता का उपभोग क्यों करता है? क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण उसकी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसका शैक्षिक विकास होता है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है उसके पास, वो भूख से पीड़ित नहीं होता, वो भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होता है, और जो भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होता वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जमकर सदुपयोग करता है। पर यदि जो गरीब है वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आर्थिक असुरक्षा से पीड़ित है, वो भूख से पीड़ित है, वो कुपोषित है, उसका शैक्षिक विकास नहीं हुआ। अब सोचो जरा, जब यह स्थिति होगी, शैक्षिक विकास नहीं हुआ, जब यह स्थिति होगी तो स्वाभाविक है वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि भूख से पीड़ित व्यक्ति की सोच केवल रोटी तक रह जाती है, वह अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या चीज है कि अमीर हमेशा अधिकार प्राप्त होना अलग चीज है और अधिकारों का उपभोग करने के लिए उचित परिवेश अलग चीज है। क्या अधिकार देने मात्र से लोग अधिकारों का उपभोग कर पाएंगे? जब तक उचित परिवेश का निर्माण न हो। कहा जाता है एक व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर व्यक्त तभी कर पाएगा जब उसका पेट भरा हो, आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, भविष्य को लेकर चिंतित न हो। एक एग्जांपल दे, कश्मीर में आतंकी घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ती हैं, बम ब्लास्ट बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो नक्सलाइट एरिया है वहां में रहने वाले लोग हमेशा डरे हुए हैं। तो जहां आतंक का राज होगा, जहां के लोग डरे होंगे, सोचो आप, भयभीत होंगे, वहां रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसे यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए भय मुक्त वातावरण चाहिए। भय मुक्त, और भय मुक्त वातावरण तभी होगा जब सामाजिक सौहार्द होगा। सोचो, धार्मिक सहिष्णुता होगी। इसे यह कहा जाता है कि एक सेकुलर सोसाइटी की बात करें या धार्मिक सहिष्णु समाज में रहने वाले लोग स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, पहली। दूसरी चीज आपने देखा होगा, एक शहरी समाज है और दूसरा ग्रामीण समाज है। एक शहरी समाज है और दूसरा ग्रामीण समाज है। ध्यान देना, ये जो शहरी समाज है ये समाज ओपन सोसाइटी होती है, जो ग्रामीण समाज है वो क्लोज सोसाइटी होती है। तो शहरी समाज में, शहर में रहने वाले लोग ओपन होते हैं, और जहां के लोग, जहां ओपन सोसाइटी होती है वहां बराबरी का अधिकार होता है, महिला पुरुष के बीच बराबरी का अधिकार। यदि बराबरी का अधिकार होगा तो दोनों अपनी स्वतंत्रता का अधिकतम उपभोग करेंगे। इसे यह कहा जाता है कि शहरी समाज ओपन सोसाइटी है, और ओपन सोसाइटी में लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शहरों में महिलाओं को पूरा अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त करने का, लेकिन ग्रामीण समाज में घूंघट की प्रथा है, बुर्का प्रथा है। घूंघट और बुर्का ये क्या करता है? महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अनेक परंपराएं लाद दी जाती हैं। परंपराओं की बात करें, और जब परंपराएं लाद दी जाएंगी तो स्वाभाविक है उन महिलाओं को उन परंपराओं के विरुद्ध नहीं बोलना है, परिणामतः उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। इसे यह कहा जाता है जो सोसाइटी ज्यादा ओपन होगा, अतः ओपन सोसाइटी में लोग स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग करेंगे, और जो सोसाइटी क्लोज है, बंद समाज में रहने वाले लोग स्वतंत्रता का कम उपभोग करते हैं। अब जो मेट्रो सिटी है वहां रहने वाले लोग स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी का जो समाज है वो ओपन सोसाइटी है। जैसे
कह रहा है कि जितने भी धर्म है, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, जैन और बौद्ध की बात करें, सबसे ज्यादा जो खुलापन समाज है, ओपन सोसाइटी है, वो जैन समाज है और ईसाई समाज है। तो क्रिश्चियन सोसाइटी और जैन सोसाइटी ओपन सोसाइटी है। इस समाज में रहने वाले लोग स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। और इस्लाम और हिंदू समाज एक क्लोज सोसाइटी है, बंद समाज है। इस समाज में रहने वाले लोग स्वतंत्रता का कम उपभोग करते हैं। इसे ये देखा जाए कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो क्लोज है और कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो ओपन है। अब ध्यान देना इस बात को। जैसे दो बातें, एक समाज है रिलीजियस सोसाइटी, दूसरा समाज है धर्म निरपेक्ष समाज। पूरी बात ध्यान देना। एक रिलीजियस सोसाइटी है, एक सेकुलर सोसाइटी है। होता क्या है, जो रिलीजियस सोसाइटी है उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर धर्म का बंधन ज्यादा होता है। धर्म का बंधन होता है, धर्म अनेक प्रतिबंध लगा देता है और धर्म द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लोग खुल करके अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते कि धर्म ये कहता है, धर्म वो कहता है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो सेकुलर सोसाइटी है, धर्मनिरपेक्ष समाज है, जहां के लोग धर्म से तटस्थ हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, स्वाभाविक है। धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। इसलिए दुनिया का जो समाज सबसे ज्यादा रिलीजियस है, वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे कम उपयोग होता है। लेकिन जो सोसाइटी सेकुलर है, जैसे यूरोपीय समाज सेकुलर समाज है, अमेरिका एक सेकुलर सोसाइटी है, इसलिए यहां के लोग स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। पर जो रिलीजियस सोसाइटी है, वहां लोग अपनी स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि धर्म के विरुद्ध बोलने का उनके पास अधिकार नहीं है, धर्म की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, उन्हें अनुमति दी ही नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, मध्य एशिया में सऊदी अरब एक रिलीजियस सोसाइटी है। सऊदी अरब की जो सोसाइटी है क्लोज सोसाइटी है, एक बंद समाज है। और जो बंद समाज होगा, वहां रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग नहीं कर पाते। जैसे सऊदी अरब में महिलाओं को स्वतंत्रता मिली ही नहीं, इससे वहां की महिलाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग नहीं कर पाती हैं। हमेशा ध्यान देना इस बात को। दूसरी सब, यदि इंडिया की बात की जाए, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं किया है, क्योंकि एजुकेशन का विकास, ये विस्तार हुआ ही नहीं। आज भी गलत परंपराएं नॉर्थ इंडिया में, घूंघट और पर्दा प्रथा की परंपरा ज्यादा है, इनका विकास हुआ ही नहीं है। भूखमरी और गरीबी ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर यूपी बिहार में। इस यहां रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग नहीं कर। पर जो साउथ इंडिया है वो डेवलप है। साउथ इंडिया ओपन सोसाइटी है, वहां न तो गरीबी है और न तो भूखमरी है। सोचो, कहीं न कहीं जो साउथ इंडिया है वो लॉजिकल सोसाइटी है, और जो नॉर्थ इंडिया है उस पर धर्म का ज्यादा प्रभाव दिखता है। इसे साउथ इंडिया में रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। इसका मतलब यह है, हम किस सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का नेचर क्या है, यह डिसाइड करेगा हमारी स्वतंत्रता की सीमा को। हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर एक प्रश्न की बात करें। जब इसकी बात हम करते हैं तो कहा जाता है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, ध्यान देना, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जानने का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि मैं अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त तभी कर पाऊंगा जब मुझे जानने का अधिकार हो। इसे यह कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 में आता है। क्यों? सूचनाओं के अधिकार के बिना
सूचनाओं के अधिकार के बिना मैं अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। वैसे यह कहा जाता है, जहां सूचनाओं का ज्यादा विस्तार हुआ, सूचनाओं का विस्तार ज्यादा होगा, वहां लोगों को ज्यादा सूचनाएं मिलेंगी, और ज्यादा सूचनाएं मिलेगी तो वो अपने विचारों को ज्यादा व्यक्त करेंगे। अब सोचो, तकनीकी विकास ने क्या कर दिया? तकनीकी विकास ने सोशल मीडिया तक लोगों की पहुंच को आसान कर दिया। प्रथमतः इंटरनेट की क्रांति के कारण लोगों के हाथ में ज्ञान का खजाना आ गया। कुछ भी चाहिए, मोबाइल में बटन दबाओ, सूचनाएं उपलब्ध हो गई। तो इंटरनेट ने क्या कर दिया? सूचनाओं के भंडार तक लोगों की पहुंच को आसान बना दिया। अब ध्यान देना, यदि इंटरनेट के कारण सूचनाओं के भंडार तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी तो स्वाभाविक है, जितनी ज्यादा सूचनाएं मिलेगी उतना ही ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग होगा। जैसे यह कहा जाता है, अब समाज दो भागों में डिवाइड हो गया। एक सोसाइटी ऐसी है जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है। उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की पहुंच सूचनाओं के भंडार तक है। तो स्वाभाविक है, नई तकनीक से युक्त समुदाय या समाज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा सदुपयोग करता है। पर जिस समाज में रहने वाले लोगों के अंदर न तो नेट की सुविधा है, न तो स्मार्टफोन है, न तो एंड्रॉइड फोन है, तो उन्हें सूचनाएं मिलती ही नहीं। तीन तकनीक से वंचित समाज की पहुंच सूचनाओं के भंडार तक नहीं होने के कारण सोचो, वे लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमेशा ध्यान देना इस बात को। इसलिए यह कहा जाता है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास होगा और तकनीक की पहुंच लोगों तक बढ़ेगी, वैसे वैसे सूचनाओं के भंडार तक लोगों की पहुंच बढ़ती जाएगी। परिणामतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार होता जाएगा। अब एक चीज सोचो जरा, इसका मतलब यह है, हमारे सोसाइटी का नेचर क्या है? सोसाइटी है कैसी? सोसाइटी एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है? ध्यान दो, एजुकेटेड सोसाइटी, शिक्षित समाज में रहने वाले लोग स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। अनएजुकेटेड सोसाइटी में रहने वाले लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कम उपयोग करते हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड सोसाइटी की सूचनाओं तक पहुंच हो ही नहीं पाती। अब एक प्रश्न, जैसे जैसे समाज एजुकेटेड होता चला जाएगा, वैसे वैसे लोगों की पहुंच सूचनाओं तक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सदुपयोग करते चले जाएंगे। ये है अभिव्यक्ति। दूसरा मुद्दा उठा, अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, धरना प्रदर्शन और फिल्म की हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान देने इस बात को, मजा आएगा। एक बात याद रखना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें और सोशल मीडिया की बात करें, ये अभिव्यक्ति के माध्यम है। हमेशा ये अभिव्यक्ति के माध्यम है। इसका मतलब ये कि इनका जितना ज्यादा विस्तार होगा उतना ही ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार होगा। मान लिया जाए मुझे स्वतंत्रता मिली है, पर मैं अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा माध्यम है ही नहीं ताकि मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। तो मेरे लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह गया। अब ध्यान दो, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ये है हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसने प्रोवाइड की और उस प्लेटफॉर्म तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित कर दिया। जैसे मैंने कहा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया पर लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हमेशा ध्यान देने इस बात को,
एक मैं कल या परसों की न्यूज बताता हूं। भारत सरकार ने यह कहा कि जो भी सैनिक हैं वो अपना फेसबुक, यूट्यूब तमाम अकाउंट बंद कर दें। कुछ सैनिक की ओर से मुद्दा सीधे कोर्ट में गया और कोर्ट से ही कहा गया कि यह घर तक पहुंच को आसान बना देता है, संवाद को संभव बनाता है। इसके माध्यम से मैं अपने विचारों को व्यक्त करता हूं। तो कहीं न कहीं सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जब भी विवाद हो तो राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिक है। इसको लेकर डिबेट की बात करें, पर सोशल मीडिया पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। बेशक अभिव्यक्ति का माध्यम है, पर यह अभिव्यक्ति का माध्यम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा बाधक हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी फेक न्यूज, लोग को पैनिक बना दिया जाता है, एक डर क्रिएट किया जाता है। और जब डर पैदा होगा तो स्वाभाविक है लोग अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मांग उठने लगी कि सोशल जो मीडिया है उसको रेगुलेट किया जाए और उसे फिल्टर किया जाए। कारण क्या है? सोशल मीडिया पर ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हैं जो समाज के विकास में बाधक हो सकती हैं। आप सोचो, इस पर लेकर के बहस छिड़ गई। थोड़ा सा लिखते चलो, लिखो आप लिखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को साथ साथ पढ़ा जाता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को साथ साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि वैचारिक स्वतंत्रता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना वैचारिक स्वतंत्रता निरर्थक है। मीडिया की स्वतंत्रता भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप है। पैरा चेंज करो। वस्तुतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ
दूसरे के विचारों को भी, दूसरों के विचारों को भी व्यक्त करने का अधिकार है। किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक करने के लिए दूसरों के विचार को, दूसरों के विचार को जानने के साथ सूचना का अधिकार भी आवश्यक है। इसलिए न्यायालय ने यह कहा कि एक मतदाता को अपने प्रतिनिधि की पृष्ठभूमि, को जानने का अधिकार है। ताकि वह अपने मत को सही तरीके से व्यक्त कर सके। पैरा चेंज करो आप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए न्यायालय ने यह कहा कि किसी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास राष्ट्रगान
गाने की अनुमति नहीं देता है, तो वह चुप रह सकता है। पैरा चेंज करो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति की क्षमता, परिस्थिति, एवं समाज की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि खुला समाज है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग होता है। दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग करता है। ज्यादा उपभोग करता है क्योंकि आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के साथ भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होता है। एक बात हमेशा याद रखना है, अमीर समाज है वो भूखमरी से मुक्त है, आर्थिक रूप से सुरक्षित है, भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग करते हैं। गरीब व्यक्ति भूखमरी से परेशान है, कुपोषित है, भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए वह डरा होता है और अपनी स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग नहीं कर पाता है। तो स्वतंत्रता का उपभोग इस पर डिपेंड करता है कि हम अमीर हैं या फिर गरीब। ठीक है, पैरा चेंज करो आप। पैरा चेंज करो। धर्मनिरपेक्ष समाज में, मतलब सेकुलर सोसाइटी, धर्मनिरपेक्ष समाज में रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग धार्मिक समाज की अपेक्षा ज्यादा करते हैं।
क्योंकि धार्मिक समाज में धार्मिक परंपरा का प्रभाव ज्यादा होता है और धर्म के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं होता है। जबकि धर्मनिरपेक्ष समाज एक तार्किक समाज होता है तथा आधुनिक मूल्यों का प्रसार होता है। एक बात याद रखना है, एक धार्मिक समाज है, एक धर्मनिरपेक्ष समाज है। जो धर्मनिरपेक्ष समाज है वो समाज तार्किक समाज है, वहां आधुनिक मूल्य होते हैं। जैसे हम इसको इस तरह कह सकते हैं, देखो आप, जैसे मैंने ये कहा, एक समाज हमारा धार्मिक समाज है, रिलीजियस सोसाइटी है, और दूसरा जो समाज है वो धर्मनिरपेक्ष समाज है। ये जो धार्मिक समाज है या धार्मिक परंपरा, दूसरी बात आधुनिक मूल्यों का अभाव, ये धार्मिक परंपरा का महत्व, आधुनिक मूल्यों का अभाव, और दूसरी चीज बंद समाज होता है। परिणाम क्या होता है? परिणामतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। हमेशा जो सेक्युलर सोसाइटी है, ये आधुनिक मूल्यों का प्रसार, ये जो समाज है वैज्ञानिक एवं तार्किक समाज होता है। परिणामतः गलत परंपराएं समाप्त, दूसरी तरफ क्या होगा, यहां समानता पर बल दिया जाता है। अब एक चीज ध्यान दो, जो रिलीजियस सोसाइटी है या धार्मिक परंपरा को महत्व मिलता है, आधुनिक मूल्यों का अभाव होता है, यह क्लोज सोसाइटी है। ध्यान दो, धार्मिक परंपरा को महत्व मिलता है, आधुनिक मूल्यों का अभाव होता है, और यह जो समाज है वो बंद समाज है। स्वाभाविक है यहां लैंगिक समानता की बात नहीं की जाती, क्योंकि धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को उचित माना जाता है। ध्यान देना, तो ये जो समाज है, ये समाज यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, लेकिन जो सेक्युलर सोसाइटी है यहां आधुनिक मूल्यों का प्रसार है। सोचो, यह समाज वैज्ञानिक होता है और तार्किक समाज है, इसलिए यहां गलत परंपराएं नहीं होती, यहां समानता की बात की जाती है। सोचो, जातीय और लैंगिक समानता की बात की जाती है, और जहां समानता की बात उठेगी, स्वाभाविक है
वहां के लोग स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग करेंगे। तो एक बात याद रखना है कि यहां देखा जाए, इस समाज के लोग स्वतंत्रता का ज्यादा उपभोग करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19 के 1 के क के विस्तार के लिए सेक्युलर सोसाइटी का होना आवश्यक है। हमेशा अब एक बात याद रखना है, जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दें इस बात को, हमेशा यह कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए पहले क्या चाहिए? एक धार्मिक सहिष्णु समाज चाहिए। हमेशा से धार्मिक सहिष्णु समाज चाहिए। दूसरी बात, समाज में शांति व्यवस्था। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, अभिव्यक्ति के माध्यम तक पहुंच होने के साथ अभिव्यक्ति के माध्यम का निष्पक्ष हमेशा एवं सशक्त होना आवश्यक। तीसरी चीज, न्यायपूर्ण समाज चाहिए। पांचवी चीज बात करें, भूख गरीबी का अभाव चाहिए। ध्यान देना इस बात को, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका उपभोग करने के लिए जरूरी क्या है? एक धार्मिक सहिष्णु समाज चाहिए, या तो सेक्युलर सोसाइटी हो या तो धार्मिक सहिष्णु समाज हो। हमेशा ध्यान दो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भोग करने के लिए क्या चाहिए? एक धार्मिक सहिष्णु समाज चाहिए या फिर धर्मनिरपेक्ष समाज चाहिए। दूसरा, समाज में शांति व्यवस्था चाहिए। जब समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो लोगों के अंदर डर नहीं होगा, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और जब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जमकर उपयोग करता है। सोचो, जिस समाज में डर का माहौल होगा, उस समाज में रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से उपभोग नहीं कर पाएंगे। अगली चीज, अभिव्यक्ति के जो माध्यम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तक सभी की पहुंच हो और ये जो माध्यम है वो निष्पक्ष हो और सशक्त हो। मान लिया जाए निष्पक्ष नहीं है तो स्वाभाविक है, होगा क्या कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग बाधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभिव्यक्ति का जो माध्यम है यदि वो निष्पक्ष है तो सही सूचनाएं आम जनता तक पहुंचती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यदि ये माध्यम निष्पक्ष और सशक्त है तो दो चीजें होंगी। सही सूचना लोगों तक पहुंचेगी
और जब सही सूचना लोगों तक पहुंचेगी तो स्वाभाविक है हमेशा ध्यान देना इस बात को। हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो, पहली चीज, धार्मिक सहिष्णु समाज या सेकुलर सोसाइटी, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, अभिव्यक्ति के माध्यम तक पहुंच होने के साथ अभिव्यक्ति के माध्यम का निष्पक्ष और सशक्त होना आवश्यक। यदि अभिव्यक्ति का माध्यम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया निष्पक्ष और सशक्त होगी तो सही सूचना लोगों तक पहुंचेगी। यदि सही सूचना लोगों तक पहुंचेगी तो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकतम उपभोग करेंगे। न्यायपूर्ण समाज हो, सोचो, फॉर एग्जाम्पल, यदि समाज अन्यायपूर्ण होगा तो अन्यायपूर्ण समाज में कुछ लोगों के अंदर डर पैदा होगा। जब लोगों के अंदर डर पैदा होगा तो डरे हुए लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पाते हैं। अंत में भूख और गरीबी का अभाव हो। सुना होगा, भूखे भजन न होई गोपाला। भूख से पीड़ित व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से उपभोग नहीं कर पाता है। अब ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न कि जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक चीज ध्यान देना, हमारी जो अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अभिव्यक्ति का माध्यम। याद रखना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो माध्यम है, प्रिंट मीडिया, ये माध्यम है। तो एक बात याद रखना, ये जो दोनों माध्यम है, पहली चीज, माध्यम का सशक्त और निष्पक्ष होना आवश्यक। दूसरी तरफ माध्यम पर सरकार का नियंत्रण न हो, अर्थात सरकार द्वारा मीडिया को मैनेज न किया जाए। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, यह अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन यह माध्यम एक कारगर भूमिका तभी निभा सकती है जब माध्यम सशक्त हो और निष्पक्ष हो। और दूसरी चीज, माध्यम पर सरकार का नियंत्रण न हो तथा सरकार द्वारा मीडिया को मैनेज न किया जाए। याद रखना है, यदि मीडिया निष्पक्ष होगी तो सूचनाओं का सही विश्लेषण करेगी, आम जनता तक सही सूचनाएं जाएंगी, आम जनता अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करेगी। हमेशा ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, पर हमेशा यदि मीडिया मैनेज होती है, जैसे यदि सरकार मीडिया को मैनेज कर रही है तो जानते हो क्या होगा? मीडिया हमेशा ध्यान दो, व्यूज पेपर बन जाएगा। दो चीज होता है, एक होता है न्यूज और दूसरा होता है व्यूज। एक होता है न्यूज पेपर और दूसरा होता है व्यूज पेपर। ये न्यूज पेपर का मतलब क्या होता है? न्यूज का मतलब होता है कि सूचनाओं का एनालिसिस, और व्यूज का मतलब होता है दृष्टिकोण। यदि मीडिया न्यूज़पेपर मीडिया सरकार द्वारा रेगुलेट होने लगे तो ये सरकार की नीतियों का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं कर पाएगी। वो केवल सरकार के विचारों को उसी रूप में व्यक्त करेगी, सरकार को महिमा मंडित करेगी, तो न्यूज़पेपर व्यूज पेपर बन जाएगा।
और जिस दिन न्यूज़पेपर व्यूज पेपर बन गया, उस दिन लोकतंत्र का हनन शुरू हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये फोर्थ पिलर है मीडिया हमेशा, और ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि न्यूज की जगह व्यूज बन जाए तो सरकार के विचारों को प्रेजेंट करेंगे, उसका निष्पक्ष विश्लेषण नहीं करेंगे, परिणामतः आम जनता को सही सूचनाएं नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मीडिया यदि मैनेज होती है तो जानते हो, दिल्ली की चमकती हुई सड़कें दिखाई जाएंगी, बिहार की चमकती हुई सड़कें दिखाई जाएंगी, टूटी हुई सड़कें नहीं दिखाई जाएंगी हमेशा। और यह लगेगा कि गुजरात, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, केरला चमक रहा है, पर जो लोग भूख से पीड़ित हैं, परेशान हैं, मीडिया उसे नहीं दिखाएगी ताकि सरकार की छवि खराब ना हो। सोच जरा, परिणाम क्या होगा कि मीडिया सूचनाओं को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेगी तो जानते हो क्या होगा? आम जनता को सही सूचनाएं नहीं मिलेगी तो आम जनता सही विचार नहीं बना पाएगी। ऐसी स्थिति में वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, लोग खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज आने लगा, डर पैदा हुआ, तो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। 2012 एक फिल्म आई थी कि 2012 में प्रलय आ जाएगा, लोग डरे हुए थे। मैंने भी क्या किया, लोग डरे हुए तो मैंने भी अपने घर वालों से कहा कि अब तो प्रलय आना तय है। घर की महिलाओं से, जो पुण्य कमाना हो कमा लीजिए, और आपके पास जो जो पैसा हो गरीबों को दान कर दीजिए, वरना स्वर्ग नहीं मिलेगा। और नरक की कितनी भयावह कल्पना है। सोचो, नरक की कल्पना, खौलते हुए तेल में आपको डाल दिया जाएगा, पकौड़े की तरह तल जाओगे, तंदूर में डाल दिया जाएगा, तंदूर चिकन बन जाओगे। अब कितनी भयावह कल्पना। उसका यह फायदा हुआ कि घर की कुछ महिलाओं ने, जो उनके पास पैसे तो 2-4-500 मुझे दे दी। जानते हो, मुझे मिला, मैं शाम को मिठाई लाया, जम के पार्टी हुई। मैंने क्यों? उनके डर का फायदा उठाया है, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। चूंकि घर का मुद्दा था, मुझे मजाक सूझा, मैंने एंजॉय किया। ध्यान देना है इस बात को। यदि सोशल मीडिया पे ये काम होने लगा, एक बड़ा समूह डर जाएगा, और डर बैठ गया तो स्वतंत्रता का सही तरीके से उपभोग नहीं कर पाएगा। इसे यह कहा जा रहा है, सोशल मीडिया को क्या होना चाहिए? रेगुलेट किया जाना चाहिए, और फिर फिल्टर किया जाना चाहिए। कई बार गलत सूचनाएं आती हैं जो लोगों को मिसगाइड कर देती हैं। ठीक है, लिखो इसको आप। लिखो आप, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के माध्यम है। अभिव्यक्ति के माध्यम है, किंतु इनका सशक्त एवं निष्पक्ष होना आवश्यक है। यदि सरकार
मीडिया पर प्रतिबंध लगाती है, मीडिया पर प्रतिबंध लगाती है, तो अभिव्यक्ति का माध्यम सीमित होने से अभिव्यक्ति का माध्यम सीमित होने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। यदि मीडिया मैनेज होती है तो सूचनाओं का सही विश्लेषण नहीं होगा, सूचनाओं का सही विश्लेषण नहीं होगा। परिणामतः सही सूचना तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। पैरा चेंज करो। सामान्यतः अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सोशल मीडिया का तेजी से विकास हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरी को कम करके भौगोलिक दूरी को कम कर दिया तथा सूचनाओं के भंडार तक लोगों की पहुंच को आसान कर दिया। पैरा चेंज करो। परंतु
बार सोशल मीडिया की आलोचना की जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया गलत विचारों को प्रचारित करके लोगों के अंदर एक डर पैदा कर देती है। इसलिए सोशल मीडिया को विनियमित करने के साथ विनियमित रेगुलेट करने के साथ उसके फिल्टर छानने, फिल्टर करने की बात की जाने लगी है। अब एक बात याद रखना है, सच बड़ी चीज देखो ध्यान से। अक्सर देखा होगा कि धरना प्रदर्शन एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और संविधान कहता है 19 के 1 का क क्या कहता है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात करता हुआ। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात करता है या, पर याद रखना है कि धरना प्रदर्शन भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ये भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन धरना प्रदर्शन का कहा जाता है बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्यों हो रहा है, कारण क्या है? जहां देखो धरना प्रदर्शन, 10 लोग हैं, झंडा लेके बैठ जाओ। मैंने क्या बताया, अरविंद केजरीवाल का देखा होगा, धरना प्रदर्शन का ऐसा कल्चर डेवलप कर दिए, कुछ भी हो सड़क के बीचों बीच में बैठ जाओ, रेलवे ट्रैक के आगे सो जाओ। आपने देखा होगा, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, पुरुष कितना चालाक होता है। कई जगह देखा धरना प्रदर्शन में तो जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उन सबको आगे कर दिया कि पुलिस मारेगी तो बूढ़ी महिला मार नहीं सकती, पुलिस की आलोचना होगी, और जब तक पुलिस बूढ़ी महिलाओं को धक्का देगी तब तक सारे युवा भाग खड़े होंगे। एक आंदोलन चल रहा था रेलवे ट्रैक पर, कितने सातिर लोग, सातिर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ये रेलवे ट्रैक है, यहां बूढ़ी महिलाएं, फिर बूढ़े पुरुष, फिर महिलाएं, फिर युवा। बूढ़ी महिला, ट्रेन इधर से आ रही है, मरेगी तो पहले कौन मरेगा? बूढ़ी महिला, उसके बाद बूढ़े पुरुष को किसी काम के नहीं है, मर गए तो गांव में उनकी मूर्ति लग जाएगी, बच गए तो कोई बात नहीं। खैर, और उन बेचारों को, कुछ तो ऐसे बूढ़ी महिलाएं थी जिनको चारपाई पे ले गए, वहां लेटा दिए, लेटी रहो, घर पे भी लेटी रहती हो, यही लेटी रहो, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, एक झंडा ले लो आप। हमेशा ध्यान देने इस बात को। खैर, ये तो जोक्स हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका उपयोग बढ़ रहा है। कारण क्या है? ध्यान देना,
पहला कारण तो ये कि धरना प्रदर्शन से सरकार पर नैतिक दबाव बनता है, क्योंकि प्रदर्शन के कारण पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। जब धरना प्रदर्शन के कारण पूरी व्यवस्था ठप होती है, सरकार पर नैतिक दबाव बनता है और सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। पहली चीज। दूसरा क्या होगा? दूसरा कि यदि धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और देर तक चला तो धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों को आम जनता की सहानुभूति मिलने लगती है, और जब सहानुभूति मिलेगी तो वो धरना प्रदर्शन एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपसे। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल के माध्यम से एक प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने अन्ना हजारे को फ्रंट पर कर दिया। अन्ना हजारे को एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, मीडिया ने उसे हाईलाइट किया। अन्ना हजारे, सुना होगा, ये देश का दूसरा गांधी है। ये आंदोलन चलते रहे। मीडिया ने इसे कैश किया सरकार के विरुद्ध। अब वो अन्ना हजारे का वो धरना प्रदर्शन कब जन आंदोलन में कन्वर्ट हुआ कि पूरा देश अन्ना हजारे के साथ खड़ा हो गया, और यह लगा कि कांग्रेस करप्ट ही है। कांग्रेस से बड़ा करप्ट कोई है ही नहीं सकता। क्या कमाल का जो आंदोलन को रूप लिया। मुद्दा यही था, लोकपाल भी तुरंत पास होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब धरना प्रदर्शन देर तक चलेगा, कई दिन तक चलेगा, तो आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सकता है, और सरकारें डरी रहती हैं। इसे सरकार तुरंत उनकी मांगों को मान लेती है। इसे देखा होगा, छोटे छोटे राजनेता जब उनको दिक्कत होती है धरना प्रदर्शन, और 10 उनके सहयोगी तो होते ही हैं बस। गांव में क्या होता है आपने देखा होगा, गांव में जितने भी युवा हैं दिन भर बैठे हैं, उनको समोसा खिलाओ, चाय पिलाओ, और दिन भर हाँ तंबाकू जरूर खिलाना है, तंबाकू खिलाना है, बीड़ी पिलाना है, सिगरेट पिला दिए तब तो जिंदाबाद। हाँ, वो आपके साथ धरना प्रदर्शन पर पीछे नेताजी जय जयकार बोलते रहेंगे, आपके साथ धरना प्रदर्शन। बिल्कुल, आपको करना क्या है, उनको बीड़ी तंबाकू खिलाते रहो, चाय समोसा खिलाते रहो, दिन भर बैठे रहेंगे। आप ये कहो अभी मैं आ रहा हूं, और घर पर आके एसी कमरे में सो जाओ। आप सोचो, शाम को जाओ, फिर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवाओ, और थोड़ी सी सहानुभूति, ये आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सोचो जरा, ये काम राजनेता करते हैं एक बड़े पैमाने पे, लेकिन आर्टिकल 19 का 1 का हड़ताल की अनुमति नहीं देता, क्योंकि हड़ताल से पूरी व्यवस्था जब ठप होती है ना, तो कुछ लोगों के अधिकार छीन जाते हैं। इससे केरल हाई कोर्ट ने यह कहा, हड़ताल गैर कानूनी है। जैसे हड़ताल किया, दुकानें बंद करवा दी, ट्रेन को बंद करवा दिया। यदि ट्रेन बंद हो जाएगी तो लोगों के आने जाने की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, बाधित हो गई। आप धरना प्रदर्शन करो, एक कोने में सड़क के किनारे बैठ जाओ, टेंट लगा लो, प्रदर्शन करते रहो, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, देश को भी आपत्ति नहीं। आपत्ति तब होती है जब ट्रैफिक जाम कर देते हो ना, तो अन्य लोगों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। और आजकल ये का धरना प्रदर्शन सबसे सशक्त हथियार है। लिखो इसको आप, धरना प्रदर्शन, ठीक है, लिखो आप। क्योंकि नंबर 1, धरना प्रदर्शन के कारण व्यवस्था ठप हो जाती है। सरकार पर नैतिक दबाव बनता है, और सरकार मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाती है।
मांग को मानने के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 2, धरना प्रदर्शन के लंबा खींचने पर आम जनता की सहानुभूति मिलने लगती है और कालांतर में एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। पैरा चेंज करो। इसलिए राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन धरना प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। किंतु अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, परंतु हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि हड़ताल के कारण कुछ लोगों के अधिकार छीन जाते हैं। इसलिए केरल हाई कोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब देखो आप, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे सार्थक बनाने के लिए सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। और जो सूचना का अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 की क में आता है। तो ध्यान देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता एवं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात करें। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा ध्यान दो, इस बात को ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोग अपने विचारों को सही तरीके से तभी व्यक्त कर पाएंगे जब उन्हें सूचनाएं उपलब्ध हो। इसे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप माना। हमेशा ध्यान दो। तो प्रश्न ये उठा कि राइट टू इंफॉर्मेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे प्रमोट करेगा और जरूरी क्यों है? देखो, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के कारण, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के कारण सरकारी योजना और नीतियों के बारे में आम जनता को पता चलता है। और जब नीतियों के बारे में आम जनता को पता चलेगा तो लोग सही तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। इसलिए देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मतदाता का अधिकार है, अधिकार, एक मतदाता का अधिकार है कि वह, ध्यान देना इस बात को, अपने प्रतिनिधियों के बारे में जाने जिन्हें वोट दे रहा है। ये राइट है। ये कारण क्या है कि अपने मत को, वोट को सही तरीके से तब व्यक्त कर सकता है जब उसे पता हो कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है और आपराधिक पृष्ठभूमि कैसी है। आप सोचो, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो सदन ने क्या किया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर दिया। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके यह कहा कि प्रतिनिधि, ध्यान दो, प्रतिनिधि चुनाव आयोग या अन्य किसी संस्था को कोई सूचना नहीं देंगे। निर्वाचित सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी को सूचना देगा। ध्यान देना, सदन ने क्या किया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान बना दिया कि निर्वाचित सदस्य, ध्यान दो, सूचना देंगे पीठासीन अधिकारी को, और निर्वाचन से पहले जो प्रतिनिधि है वो किसी को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मतदाता का अधिकार है कि जिसे वोट दे रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, यह जानने का अधिकार है। आप देखो, सदन ने जो संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन को गलत ठहरा दिया और कहा नहीं, यह प्रतिनिधि का अधिकार है, जानने का अधिकार है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो एक प्रतिनिधि अपने बारे में लोगों को बताएगा तो क्या क्या बताएगा? अपनी इनकम के बारे में बताएगा, अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएगा, उसके ऊपर कोई अपराध केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह सूचित करेगा। किसको? मतदाताओं को। हमेशा कि मेरी ये है, उद्देश्य यही था। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा सूचना न देना एक दृष्टि से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना है। इस प्रकार देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीजें आवश्यक घोषित कर दी जो सूचना का अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक है। लिखो इसको आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस या आरटीआई, लिखो आप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है, क्योंकि नंबर वन, सूचना के अधिकार के तहत
सरकारी योजना का पता चलता है, जिससे विचारों को व्यक्त करना आसान हो जाता है। नंबर 2, जिस भी व्यक्ति के संबंध में विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसलिए न्यायालय ने यह आदेश दिया, न्यायालय ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक प्रतिनिधि को अपनी शैक्षिक, आर्थिक, एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में मतदाता को बताना चाहिए। ताकि मतदाता अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर सके। पैरा चेंज करो आप। एक मतदाता को अपने प्रतिनिधि के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन करते समय निम्नलिखित सूचनाएं देना अनिवार्य है, जैसे नंबर 1,
क्या उम्मीदवार को पहले किसी आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है? नंबर 2, क्या उम्मीदवार को किसी ऐसे अपराध में आरोपी ठहराया गया है? जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का कारावास का प्रावधान हो? नंबर 3, उम्मीदवार एवं उसके आश्रितों की संपत्ति, आश्रित की संपत्ति की सूचना देना अनिवार्य है। अगला पॉइंट, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता एवं देनदारियां हाँ, कितना उधार है। एक बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक करने के लिए सूचना का अधिकार जरूरी है। फिर एक प्रश्न उठा, झंडा फहराना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि झंडा फहराना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप है। क्यों? क्योंकि झंडा फहरा करके कोई व्यक्ति या नागरिक राष्ट्र के प्रति अपनी भावना और सम्मान को व्यक्त करता है। हमेशा ध्यान दो, तो कोर्ट ने यह कहा कि झंडा फहराने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि झंडा फहराना भी अभिव्यक्ति का एक रूप है। जब राष्ट्र के प्रति अपनी भावना सम्मान को व्यक्त करना होता है तो व्यक्ति झंडा फहराता है। जैसे अक्सर सुना होगा, जब मंदिर और मस्जिद के प्रति हम सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो सर झुकाते हैं। यह सर झुकाना एक प्रकार की श्रद्धा को प्रदर्शित करना है। हमेशा आप जिस भी व्यक्ति को सम्मान देते हैं आप सर झुका लेते हैं। किसी पवित्र ग्रंथ को सम्मान देते हैं तो सर झुका लेते हैं। यह सर जो झुकाना है यह अभिव्यक्ति का एक रूप है कि सर झुका करके उस पवित्र ग्रंथ, मंदिर या मस्जिद के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। कोर्ट ने क्या कहा? झंडा फहराना भी अभिव्यक्ति का एक रूप है, क्योंकि झंडा फहरा करके व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और भावना को व्यक्त करता है। इसलिए झंडा फहराने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना है। लिखो आप इसको, झंडा फहराना
झंडा फहराना अभिव्यक्ति का एक रूप है, क्योंकि क्योंकि झंडा फहराकर एक व्यक्ति नहीं, झंडा फहराकर एक व्यक्ति एक मान एवं भावना को व्यक्त करता है। ये कोर्ट का डिसीजन है। दूसरी चीज, विज्ञापन एवं अभिव्यक्ति का रूप क्या है, ध्यान देना इस बात को। कोर्ट का क्या डिसीजन है, देखो आप। कोर्ट का डिसीजन क्या है, ध्यान देना इस बात को। कोर्ट ने क्या कहा, देखो आप। प्रश्न ये है कि विज्ञापन क्या है, तो कोर्ट ने कहा विज्ञापन भी अभिव्यक्ति का एक रूप है। लोग या तो अपने बारे में, या तो दूसरे के बारे में, या तो किसी उत्पाद के बारे में विचारों को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर का जो प्रचारक होगा, विज्ञापन होगा, इसके बारे में बताएगा कि इसके क्या क्या लाभ हैं। फर्क ये, विज्ञापन से वाणिज्यिक सूचनाएं मिलती हैं और एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि किसी वस्तु को बेचने के लिए उसके बारे में बता सके। इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि हमारा जो विज्ञापन है वह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप है। अंतर सिर्फ यह है कि विज्ञापन के माध्यम से वाणिज्यिक सूचनाएं दी जाती हैं, हमेशा पर किसी को बाध्य नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह है कि यदि आप विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाते हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। झंडा फहराने पर रोक लगाते हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। सोचो कोर्ट का क्या कमाल का डिसीजन है। लिखो आप इसको, लिखो आप। विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से कोई व्यक्ति या कंपनी अपने उत्पाद के बारे में वाणिज्यिक सूचनाएं देती है। इसलिए विज्ञापन पर रोक
एक दृष्टि से अभिव्यक्त की स्वतंत्रता पर रोक है। अब याद रखना, मैंने क्या कहा, एक फिल्म आई थी पद्मावत। पद्मावत फिल्म की बात करें हम लोग, जिसमें दीपिका पादुकोण, ये कहा गया था कि पद्मावत फिल्म पर रोक की मांग की जाने लगी क्योंकि पद्मावत फिल्म में एक जो कैरेक्टर उस कैरेक्टर के ऐतिहासिक चरित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो पद्मावत फिल्म का लगातार विरोध करणी सेना करने लगी। करणी सेना सोचो, बड़े पैमाने पर इसका विरोध शुरू हो गया और यह कहा गया था कि फिल्म, बेशक फिल्म अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेकिन किसी की भावनाओं पर चोट करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसे यह कहा गया था कि पद्मावत फिल्म के माध्यम से एक समुदाय विशेष को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया हमेशा, या एक ऐतिहासिक पात्र है उसका चित्रण गलत तरीके से किया गया है। इसे राजस्थान में बड़े पैमाने पर पद्मावत फिल्म का विरोध होने लगा और कहा गया कि पद्मावत फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। क्या कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म अभिव्यक्त का माध्यम है, इस पर रोक लगाना अनुच्छेद 19 के 1 के क का उल्लंघन है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि आप व्यवस्था बनाए रखो ताकि फिल्मों का प्रदर्शन हो सके। अब एक चीज सोचो, प्रश्न ये उठा कि क्या किसी भावनाओं को चोट पहुंचा करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति दी जा सकती है? संविधान कहता नहीं। 19 के खंड 2 में संविधान कहता क्या है कि बेशक किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। लोक व्यवस्था, सदाचार और शिष्टाचार के लिए 19 के 1 के क के तहत मिली हुई स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। यह युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जो पद्मावत फिल्म है, पद्मावत फिल्म में कोई ऐसा दृश्य नहीं था जिससे एक विशेष समुदाय की भावनाएं चोटिल हों। दूसरा मुद्दा उठा, जब कोई फिल्म बनती है तो सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, फिल्म के कई दृश्यों को काट देता है। कुछ फिल्म प्रोड्यूसर कोर्ट जाते हैं और उन्होंने ये कहा कि सेंसर बोर्ड के द्वारा, फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्म के इस दृश्य को काट देना 19 के 1 के क का उल्लंघन है। और दूसरी तरफ यह दृश्य फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। इस सार है, दृश्य को काट देना एक दृष्टि से फिल्म को बेजान बना देना है, क्योंकि यह दृश्य इस फिल्म की आत्मा है। इस दृश्य को हटा दिया गया तो इस फिल्म की आत्मा मर जाएगी, तो उस फिल्म के प्रदर्शन का कोई मतलब रह नहीं गया। इसलिए फिल्म सेंसर बोर्ड के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की गई, किंतु कोर्ट ने कहा नहीं, बेशक आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन 19 के खंड 2 के तहत आपके उन दृश्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिससे सदाचार, शिष्टाचार की बात करें, लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमेशा ध्यान दो, इसे कई बार देखा होगा कि सेंसर बोर्ड क्या करता है, हिंसक दृश्यों को हटा देता है, वल्गर दृश्य को हटा देता है। और जब प्रतिबंध, उसके पीछे रीजन क्या है,
19 के खंड 2 के तहत जैसे युक्त प्रतिबंध की बात की गई है, इसी के आधार पर फिल्म के उन दृश्यों को हटाया जाता है। यही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब प्रश्न ये उठा, प्रेस की स्वतंत्रता, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।